to start or to discuss in respect of what type of protections are there, particularly in respect of refugees. ज्ञान संचय वाले वेबसाइट पे मैंने कल जो है वो डाल रखा था इंफॉर्मेशन, तो शायद आप लोगों के पास होगा, और अगर ना भी हो तो ऑलरेडी आई हैव सेंड पीपीटी ऑफ दिस लेक्चर, सो आई थिंक यू मे विल हैव ओपन्ड इट. अगर if we have to see the term citizenship, particularly two entities are there. One is sovereign entity, another is individual, one human being. ना अगर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे दो लोगों के, दो अस्तित्व के एक बॉन्डिंग की बात हम करते हैं या फिर इसके रिलेशन की बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द बोथ इंग्रेडिएंट, व्हाट टाइप ऑफ दे हैव रोल टू प्ले and in what extent or for what extent they are playing their own role. जब हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सॉवरेन एंटिटी होती है, अनदर एक ह्यूमन बीइंग. तो जब हम सॉवरेन की बात करते हैं, अगर आपको याद हो ऑस्टिन क्या कहता है, लॉ क्या है, लाइक कमांड ऑफ सॉवरेन. तो अगर ऑस्टिन के टर्म में आपने जो सॉवरेन का या एक सामान्य भी अगर इन लेमन टर्म आल्सो इफ दिस टर्म हैज टू बी सीन, सॉवरेन एंटिटी इज वन एंटिटी व्हिच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी आउटर एजेंसी. जो सॉवरेन है या जो सॉवरेनिटी है ये किसी दूसरे एजेंसी के कंट्रोल में नहीं है. राइटर दोज आर इंडिविजुअल्स आर दोज आर पीपल हु आर इन इट्स टेरिटरी, जो इसके टेरिटरी में है, जो राज्य क्षेत्र में है, वो इसके फुल कंट्रोल में है. अगर आपको किसी भी सॉवरेन एंटिटी के या सॉवरेन जो बॉडी है अगर उसके राज्य क्षेत्र में रहना है आपको, तो आपको उसके जो लॉज होंगे, जो उसकी बातें होंगी, जो वो कहेगा आपको मानना पड़ेगा. नहीं मानना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप देश छोड़ दीजिए या आप चले जाइए या उस टेरिटरी के बियॉन्ड हो जाइए या फिर आपको पनिशमेंट होगा. If we see in terms of Austin, he said, what is law? Like command of sovereign. If you are not going to be complied with what type of command is being given by that sovereign, either आपको पनिशमेंट होगा, जो उसके एग्जीक्यूटिव के लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं लोग, वो जो है मोशन में आ जाएंगे. एंड अब तो और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जो उसको टेरिटरी से बाहर हो, बात करते आपको नहीं रहना है, मत मानिएगा. आपका पाकिस्तान के लोगों को हम लोग थोड़े जो है कहेंगे कि भारत का आपको मानना पड़ेगा. व्हाट इज ऑफ लॉज वी है दैट इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. वी कैन नॉट कंपेयर टू अ पर्सन हु इज फ्रॉम म्यांमार, हु इज फ्रॉम बांग्लादेश. ही इज नॉट अंडर एनी एप्लीकेशन टू बी कंप्लाइड विद. यही तो है ना. जब हम सॉवरेन एंटिटी की बात करते हैं तो वहां पे जो भी आपकी संप्रभु शक्ति है, संप्रभु सत्ता है, उसका एक राज्य क्षेत्र होता है. राज्य क्षेत्र में किसको रखना है, नहीं रहना है, कैसे आचरण होगा लोगों का, एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड बाय दैट एंटिटी. कोई मेरे राज्य क्षेत्र में रहेगा, कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड बाय दैट सॉवरेन एंटिटी एंड अदर्स. The sovereign is not under obligation to comply with what type of norms are being set by these people. Rather, ये लोग जो है बाध्य है इसके इंस्ट्रक्शन से. ये क्या चाह रहा है, इससे ये बाध्य नहीं है. तो जो सॉवरेनिटी है उसका एक बड़ा पार्ट है टेरिटरी और जो उसके ऑर्डर्स होंगे, जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, व्हाट टाइप ऑफ लॉज आर देयर, दे हैव देयर मींस this group is under obligation to comply with it. नहीं मानेंगे
तो लॉ फिर अपना काम करेगा एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू बी पनिश्ड। तो टेरिटरी में किसी देश के जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी में किसको रहना है, नहीं रहना है, रखना है, नहीं रखना है, ये पूरा हक है सॉवरेनिटी का, डिसाइड करेगा। जैसे अगर आपको याद हो, जब सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, बहुत लोगों का कहना था कि नहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी और कुछ नहीं है ना। अगर कोई ईसाई है, उसकी आस्था कहां से है? वेटिकन सिटी से। इस्लाम का कोई अनुयायी है, उसका कहां से आस्था है? मक्का मदीना से है। तो अगर कोई हिंदू है इस धरती पर कहीं पे होगा तो उसका आस्था भारत से है। अगर कहीं पे वो माइनॉरिटी में है, अगर जो है इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है था टू एक्सेप्ट देम, मे बी दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान। और देखिए खाली हिंदू को ही नहीं कहा उन्होंने, हिंदू, जैन, बौद्ध सबको माना। जैन है, जो बौद्ध है, क्या वो हिंदू है? एनीवन? हिंदू नहीं है, माइंड हिंदू लाई जब केवल हर दो ग्रुप्स आल्सो बट दे आर नॉट हिंदूज। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो आपका है भारत से उत्पत्ति है। तो विश्व में कहीं पे भी होगा अगर वो लोग, अगर उस धर्म के अनुयायी कहीं पे भी होंगे तो भारत के लिए देखेंगे। मान लीजिए मैं कानपुर में हूं, कानपुर में कहीं समस्या हमको होगी, मैं किसको देखूंगा? जहां पे हमारा घर होगा, जहां पे मेरे लोग होंगे। इफ आई एम इन एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी, मैं फिर किसको सोचूंगा? मेरे घर के लोग हमको बचाएंगे। The same logic is going to be applied in respect of CAA also. अगर इस धरती पर हिंदू कहीं है, अगर जब वो समस्या में आता है तो वो भारत की ओर देखेगा। क्यों? क्योंकि भारत का कहां है भी, जाएगा कहां वो? अगर हमें आज कानपुर में समस्या होती है, मैं सबसे पहले कहां सोचूंगा? बनारस के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा वो जड़ है। अगर कहीं पे समस्या आएगी, जो भी इंडिविजुअल है, सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सीएए एंड डज नॉट or that cannot be said to be discriminatory. That has to be decided by the sovereign entity. मेरे देश में कौन रहेगा या किसको मैं अलाउ करूंगा, ये कोई धर्मशाला थोड़े है। इस सबको मैंने जो है गेट खोल दिया कि नहीं जो मन करे। और अगर मुझे ये नहीं समझ में आया, ये जो वामपंथी और जिस किस्म के लोग ये जो है लॉजिक लेते हैं, नहीं आप पाकिस्तान से भी दीजिए, भारत का बंटवारा हुआ है किस आधार पे? रिलीजन के आधार पे। यही हुआ ना कि जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो पाकिस्तान जाए, रिमेनिंग लोग कौन है? हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये यहाँ पे रहे। तो जब आप चले गए तो फिर कहीं यहाँ पे आने के लिए व्याकुल हो। आपको अलग टेरिटरी दे दी गई, आप जाइए बढ़िया से पढ़ाइए, फिर कहीं यहीं पे आने के लिए व्याकुल है। और अगर इनफैक्ट आप यहीं पे आना चाहते हैं, जैसे मार्कंडे कार्टी जो है बार बार कहते हैं कि what type of partition is there between India and Pakistan that fixes us, and he has expressed his view that there will be a day when India, Pakistan and Bangladesh will be reunited. मार्कंडे कार्टी का स्टेटमेंट है कि एक वक्त आएगा ऐसा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर यूनाइट होगा, क्योंकि जो पार्टीशन था ये काल्पनिक था। किसी को माने किसी के हितों को साधने के लिए आपने वो देश दे दिया, लॉजिकल कुछ था ही नहीं यहां। तो जो सॉवरेन है उसको डिसाइड करना है कि हमारे यहां कौन आएगा, एंड नो वन हैज एनी से टू हैव एनी टाइप ऑफ से नहीं मुझे या मेरे कम्युनिटी के लोग या मेरे धर्म के लोग, मेरे पंथ के लोगों को भारत में दिया जाना चाहिए। ये कोई प्ली नहीं है। ये जो है सॉवरेन डिसाइड करेगा कि हमारे यहाँ कौन रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो हम लोग सिटीजनशिप की बात कर रहे थे, बॉन्डिंग है
हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे ऐसे हैं लोग कि जब भारत और पाकिस्तान में मैच होता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, और पाकिस्तान के जीत जाने के बाद इतनी खुशी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इफ यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक बॉन्डिंग है आपका भारत के साथ, लगाव है कि नहीं, भारत हमारा देश है, कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के जितने भी हम खुश हो रहे हैं, नहीं पता ये किस किस्म का बॉन्डिंग है। कुछ लोगों का कहना है ना कि रहेंगे भारत में, गंदगी फैलाएंगे भारत में, गुणगान गाएंगे पाकिस्तान का। ऐसे तो नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं होगा। जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, देयर इज ए बॉन्डिंग बिटवीन द स्टेट एंड वी आर, जब जो है, देखिए किसी भी देश के लिए, केवल इंडिया के लिए नहीं, हर देश के लिए एप्लीकेबल है ये कि हम जिस देश में हैं या जिस देश के लिए हैं, उसके लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। लेकिन ये किस किस्म की बॉन्डिंग है कि एक मैच में युद्ध और ये सब सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, एक मैच हो रहा है, पाकिस्तान को जिताने पे या पाकिस्तान के जीत जाने पे आप लड्डू बांट रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर? ये एक सामान्य आदमी के समझ के परे है। तो जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन सॉवरेन एंड इंडिविजुअल, वी शैल रिस्पेक्ट sovereignty that is wholly or completely fully authorized to check, allowed to verify everything। मेरे टेरिटरी में कौन रहेगा, कैसे है, क्या है। अगर हमारा सिटीजन है, अनडाउटली द स्टेट हैज टू टेक केयर एवरी स्टेट हर ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेफगार्ड ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स। सिटीजन यही तो है ना। बहुत सारी चीजें अगर कह दी जाए, जैसे अगर जो है आप भारतीय संविधान को देखिए, मेजॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल, है ना, बट फ्यू आर, यू कैन से, दोज आर इन फॉर्म ऑफ एक्सेप्शंस, आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्यों? इफ यू सी आर्टिकल 15, 16, 19, freedom of speech and expression, undoubtedly we know that this is restrictive right, this is not absolute right, but that is available only to the citizens of India। आप 19(1)(a) या पूरे 19 को हम लोगों ने कहा कि वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है। आपको याद होगा कोलकाता में रैली चल रही थी सीए के अगेंस्ट, ममता बनर्जी की टीम थी, और उसमें बांग्लादेशी एक्टर, बांग्लादेश का एक अभिनेता उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। एक फॉरेनर जो वीजा और पासपोर्ट पे आया है, हैज ही आर सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? नेवर। That right is available only for the citizens of India. If we are claiming that we have freedom of speech and expression, mind it, that is not absolute right। पहली चीज। दूसरी चीज, वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है। बांग्लादेश का एक व्यक्ति आके आपके जुलूस को, आपके मूवमेंट को लीड कर रहा है, भारत सरकार के संज्ञान में आया, उनको कहा भाई साहब आप यहां से निकल रहे हो सीधे। क्यों? क्योंकि what type of permission is given to you, that is not absolute, that is conditional। अब भारत में आके, अगर आपको याद हो, एक वक्त था जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत सक्रिय था, कन्हैया कुमार और वो खालिद और क्या क्या था सब नाम। I could not get what type of freedom of speech and expression they had। If they are claiming in respect of 19(1)(a), इसका क्या जो मन करेगा सब कहोगे। 19(2) mentioning various grounds in which there sovereignty and integrity of this country also। आपका ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के अगेंस्ट आप बोलेंगे। आपको कोई ऐसी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान नहीं देता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि माने जैसे जो है होता है ना कि किसी को अगर खून का आदत
बढ़ गया है। 2014 से तो पहले बहुत लोग जो है खून पीते थे, अब उनका जब खून बंद हुआ है तब तो उसको तो गुस्सा आएगा ही ना। देयर वाज अ डे जब आपके प्राइम मिनिस्टर और टीम जो है जब बाहर जाती थी तो पूरा पत्रकारों का खर्चा भारत सरकार वहन करती थी। नरेंद्र मोदी जब जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने रोक दिया उसको, नहीं आप अपने खर्चे पे जाओ। गुस्सा तो आएगा ही उनको, क्यों नहीं आएगा भाई। जो लोग 64 साल से इंजॉय कर रहा था, अभी सरकार आई तो उनको भाई हम आपका खर्चा क्यों बियर करने जाए। गुस्सा तो आना लाजमी है उनका। सो फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट what type of bonding is there, in tune of that bonding the state has to take care of its individuals, its citizens। हर एस्पेक्ट में स्टेट लेना है और स्टेट ले रहा है, और ये पूरा डिसाइड करेगा कि, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी किसी के अंडर में नहीं है। जो इसके टेरिटरी में लोग रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, अगर आपको नहीं रहना है आप चले जाइए कहीं और। कौन कह रहा है आपको, क्या भारत सरकार घर के बैठी है क्या, नहीं हम आपको जाने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर रहेंगे तो यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी इशूड ऑन द पार्ट ऑफ सॉवरेन, यू हैव टू कंप्लाई सिंपली। ये सॉवरेन का है। अब थोड़ा सा जो है इस पार्ट पे भी देख लिया गया। देखिए ये जो है ह्यूमन नेचर है, लोग अपने हितों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। अभी मैंने कहा ना कि कभी एक वक्त होता था कि ये सारे पत्रकारों का जो है प्राइम मिनिस्टर या जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी जब जो है विदेश जाती थी तो सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती थी। अब तो सरकार नहीं वहन करती है। तो वो तो जो है अनडाउटली भाई आप जो है इतने दिन से फ्री का माल ला रहे हैं, जब रोका जाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों का जहां पे हित होता है वो समझ में आता है नहीं बहुत बढ़िया है। मैं तो दिन कह रहा था ना, आज के डेट में जैसे लोगों ने ह्यूमन राइट्स का टर्म, व्हाट टाइप ऑफ टर्म ह्यूमन राइट्स इज गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड फॉर बेनिफिशियल फॉर मी, वो मेरा ह्यूमन राइट है। तो अब तो कंडीशन ये है कि चोर भी कहता है मेरा चोरी करना ह्यूमन राइट है। आप किसी का मर्डर कर डालिए, उसका कोई ह्यूमन राइट नहीं था। और जब आपको हैंगिंग होती है तो कैंडल मार्क ग्रुप जो है सक्रिय हो जाता है। क्या? तो डेथ पेनाल्टी ह्यूमन राइट का वायलेशन है। माइंडेड, हमारे यहां डेथ पेनाल्टी ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है, दूसरे देशों में होगा। याद है ना 2D प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत जो चीजें कही गई हैं, rights relating to life, liberty, equality and dignity which are guaranteed, which are contained in Indian Constitution or in any international instrument which are enforceable by the courts in India। इसका ये कतई नहीं अर्थ है कि जो हमारे लिए फायदेमंद है वो मेरा ह्यूमन है। तो भारतीय संविधान में जो आपके लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी से जुड़े हुए जो अधिकार दिए गए हैं या किसी अंतरराष्ट्रीय संविदा अभी समय में गारंटीकृत किए गए हैं, लेकिन वो भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होने चाहिए। डेथ पेनाल्टी हमारे यहाँ ऑलरेडी पनिशमेंट का फॉर्म है। कोई किसी दूसरे देश में ये ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, भारत में तो नहीं है। जब हम अपने माने सिटीजन्स या एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब बात करते हैं, इट हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल वी हैव टू कंप्लाई विद द नॉर्म व्हाट हैज बीन लेड डाउन बाय स्टेट। हम लोगों के यहाँ ये कहा जाता है ना, जहां बसहु तहां आपन देशा, जो प्रतिपालय वही नरेशा, कहा जाता है ना। अगर आज मैं कानपुर में हूं
आई हैव टू थिंक ओनली फॉर कानपुर। अगर आज मैं असम में हूं, आई हैव टू थिंक फॉर द पीपल ऑफ असम। और हमारे यहां तो ये हमारा कल्चरल विजन है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती हमारा क्या है, घर है। जहां में भी रहेंगे हम वहां के लिए सोचेंगे, वो लोग हमारे घर के सदस्य हैं। तो जब हम किसी स्टेट या किसी देश के भीतर हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हम उनके नाम को माने और उसी के तहत अपने आचरण को तब्दील करें। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो, या अगर कर रहे हैं बढ़िया है। सो वी हैव टू नाउ सी व्हाट टाइप ऑफ सेफगार्ड्स प्रोटेक्शंस आर देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्यूजी। तो इसके लिए तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि हु आर रिफ्यूजीज। वी हैव सीन द बॉन्डिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन सॉवरेन एंटिटी एंड वन इंडिविजुअल, जिसको हम भली भाग एक जो है सिटीजनशिप के रूप में नाम दे चुके हैं या दिया जाए। जो जिस देश का सिटीजन है, वहां उस देश के कल्याण के लिए, देश के ग्रोथ के लिए, उस देश की सुरक्षा के लिए हर स्टेप लेता है या लेना। इट हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के विकास के लिए, भारत को आगे बढ़ने के लिए हर काम हम करेंगे जी जान से। और यही नहीं, बहुत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दी, आहुति दी ना। तो एक जो है तो बॉन्डिंग है, क्यों, ओनली फॉर इंडिया। तो हमको ये समझना है कि जो रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी कौन है, और इसके बाद फिर हम समझ ही सकते हैं कि आखिर जो से पार्ट दिए गए हैं वो क्या क्या है और कहां तक है। सो इफ वी सी द टर्म रिफ्यूजी, रिफ्यूजी एक कॉमन सेंस में जो हम लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी देश में है, किसी टेरिटरी में है, वो किसी भय से है, वो उसका भय इस किस्म का है कि अगर वहां पे वो नहीं छोड़ता है वो जगह, वो देश ना छोड़े, वो नेशनलिटी के कारण, रेस के कारण, या किसी पॉलिटिकल ग्रुप के सदस्य होने के कारण, या किसी भी आधार पे उसका जीवन और फ्रीडम, लाइफ एंड फ्रीडम इज इन डेंजर। A person will think that only because of these causes there will be discrimination, and not only discrimination, his life is in danger. And then he decides, no, I need to have safeguard to save my own life, my own family life. वो क्या करता है कि अब जो है अपने देश जहां में भी है, अपने देश के बॉर्डर को वो करता है क्रॉस। अब करेगा क्रॉस तो क्या होगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू इंटर इन द टेरिटरी ऑफ अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज का है। जो अभी आप लोगों ने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सॉवरेन एंटिटी एंड वन इंडिविजुअल। तो उस सॉवरेन एंटिटी ने किसको ऑथराइज कर रखा है, वहां के नागरिकों के लिए। अगर आप उस सॉवरेन एंटिटी के टेरिटरी में जाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक परमिशन। परमिशन कैसे होगा, ऑलरेडी उसके लिए लॉज हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपने एप्लीकेशन किया और आपको हम मान ही लें। क्यों, क्योंकि सॉवरेनिटी की जो है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। If sovereignty thinking it may allow me, and if does not think it may refuse. जो आपकी संप्रभु सत्ता है किसी भी देश की, जरूरी नहीं है कि जो लोग उसके यहाँ एप्लीकेशन दे उसको अलाउ कर ले। अलाउ कर लेती है तो आपने देखा है, वीजा पासपोर्ट के थ्रू लोग जाएंगे।
अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नहीं जाएंगे, और अगर जा रहे हैं यू आर वायलेटिंग द लॉज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंट्री और यू आर अंडर ऑब्लिगेशन। अब तो अगर आपने उनके टेरिटरी में घुस गए आप, तो आपको जो है पनिशमेंट तो होना ही है। तो रिफ्यूजी एक ऐसा आदमी है जो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल ओपिनियन या मेंबरशिप ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन करने के कारण क्या है, उसको भय है कि हमारा लाइफ एंड फ्रीडम इज इन डेंजर एंड ऑन दिस। हाँ, जो ये भय है ना, फियर है ना, फिक्सस ना हो। याद है आपको जब अफगानिस्तान से अमेरिकन जो जहाज उड़ रहा था, बहुत लोगों ने वो वीडियो शेयर कर रखा था, देखा था आपको याद हो, जब जहाज उड़ने वाला है बहुत लोग वहां के जो अफगानिस्तान के थे जहाज पे चढ़ गए थे। हमको ये नहीं समझ में आया ये आखिर कहां से पढ़े लिखे हैं सब। जहाज जब उड़ेगी वो क्या बस है, बस के ऊपर चढ़ जाओगे? बस है, कार है? अरे भाई बस में भी जो है ऊपर चढ़ना मना है, और जहाज जो इतना तेजी से जाएगी उसके ऊपर सब चढ़ गए। यही नहीं, जहाज जब चल रही थी उसके आगे मैं कई लोगों को देखा ऐसे ऐसे आके हाथ कर रहे थे जो वीडियो बना रहा था। देयर वाज नो फियर माइंड, वहां पे कोई भय नाम का चीज था ही नहीं। जो लोग दौड़ रहे थे जहाज के साथ मजाक समझ रहे थे वो लोग जहाज को मजाक, क्योंकि कभी जाते नहीं देखा होगा। जो ये सब जो टेररिस्ट हैं कभी आता ही नहीं कि उनको तो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, आपको ये करना है बस वही करते रहेंगे। जहाज के ऊपर चढ़ गए, कहां चढ़ गए, और जब जहाज उड़ी पट सब गिर गए नीचे। अगर कोई व्यक्ति, अगर एक सामान्य आदमी है तो जब वो समस्या में आता है सबसे पहले वो सिर्फ किसकी सोचता है? अपने घर के बच्चों की, अपने घर की महिलाओं की, अपना अंत में होता है। उस वीडियो में अगर आपको याद हो कोई महिला नहीं दिखी, कोई बच्चा नहीं दिखा, वहां फियर नाम का कुछ चीज था नहीं। बनावटीपन या ये कहने से नहीं, फियर है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, दैट शुड बी और द फियर शुड बी वेल फाउंडेड। If we are saying that there is fear on the basis of my race, on the basis of my nationality, on the basis of my political views, political group, having a membership of a particular community, जो डर है ना वो वेल फाउंडेड होना चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान का केस आपके सामने है, जहां जाने वाली है, आगे लोग ऐसे ऐसे हाथ जो हिला रहे हैं, हंस रहे हैं। वेल फाउंडेड है ये? नेवर। देयर शुड, माने वहां पे भय होना चाहिए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा लाइफ एंड फ्रीडम इज इन डेंजर। व्हाट टाइम ऑफ 1951, अभी आपको मैंने जो है वो जो है ज्ञान संचय पे भी मैंने अपलोड कर दिया था कल ही, और पीपीटी मैंने भेज भी रखा है, उसको एक बार आप खोल लेंगे तो शायद आसान रहेगा। हालांकि ये सब सारी चीजें आप जानते हैं, आप लोगों को ये सब सारी चीजें जानकारी है। डिस्पाइट इज आप एक बार खोल लेंगे तो बढ़िया रहेगा। 1951 अगर आपको याद हो, जो वर्ड वास हुए, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकेंड हो, बहुत क्षति हुआ, जन धन ग्रुप में तो बेटा मैंने भेजा है ना, हाँ भेजा है। आप अपना वो जो है डेटा करिए। ऑलरेडी आई हैव सेंट इन ग्रुप एंड मोर देन दैट आई हैव अपलोडेड इन ज्ञान संचय आल्सो। सर आपने कब सेंड? अभी नहीं सर, नहीं है।
सर ज्ञान ज्ञान संचय क्या चीज है? एक मिनट, ऐसा हो सकता है कि नहीं वो न रहा हो। सर आया हुआ है। अब आ गई, अब आया। ऐसा भी हो सकता है कि जब भेजा हो तो हमारा वो डेटा आ रहा हो। ज्ञान संचय वाला पे तो मैंने कल का ही भेजा था। सर ज्ञान संचय क्या है? अरे महाराज आप ही के विश्वविद्यालय का ही वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है अच्छा कि जहाँ पे जितने आपके लेक्चर्स हैं, जितने एकेडमिक इंफॉर्मेशन हैं, द रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं अपलोड, और वहाँ से अब व्हाट टाइप ऑफ बाउंड्री और यू कैन से टेरिटोरियल बाउंड्री वा देयर, उसको हटा दिया है। जहाँ पे चीजें इंटरनेट में आ जाती हैं तो आप अर्जेंटीना में भी बैठे रहिए तो आप देख सकते हैं, अमेरिका में बैठे रहिए, इंटरनेट से अगर जुड़ा है तो चीजें तो एक्सेसिबल है ही। जो 1951 का कन्वेंशन है वो जो है चीजों, देखिए जो आपका वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, बहुत जन धन की हानि हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों को many people were compelled to change their own place। अब भागना है यहां से वहां, तो जितने लोगों को भय था या भय हुआ, काहे इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच और हर लाइफ एंड फ्रीडम, एंड दैट वेयर इज वेल फाउंडेड, फर्जी न हो। जैसे अफगानिस्तान वाला मैं रिपोर्ट कर रहा था, वो फर्जी फियर था, फियर वो कोई था ही नहीं, मजाक समझ रहे थे। तो अगर इनफैक्ट भय है तो उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया। तो व्हाट टाइप ऑफ 1951 कन्वेंशन इज देयर दैट टॉक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड टाइम, टू लिमिटेशंस आर देयर। आप चाहें तो उस कन्वेंशन को खोल लीजिए ना, और आप वहां पे अगर देखेंगे, ऑलरेडी आई नो दैट इन लास्ट सेशन दिस टॉपिक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूजी वाज डेल्ट विद यू ऑल। आपके साथ जो है पिछले सेशन में टीचर ने ये सब चीजों को डील कर रखा है। कंटेम्पोररी इश्यू जब आपको जो है डील किया जा रहा था, एट दैट जंक्शन यू हैव सीन द डेफिनेशन व्हिच गिवन इन द कन्वेंशन। मैंने ये सोचा कि वही चीज को तो जो है रिपीट करने से तो कोई फायदा नहीं है। व्हाट डेफिनेशन यू हैव ऑलरेडी सीन इन लास्ट सेशन ऑफ द टर्म रिफ्यूजी, दैट वाज नॉट न्यूट्रल, दैट वाज जियोग्राफी एंड टाइम, दैट वाज लिमिटेड इन द सेंस कि इस समय से पहले, और दैट वाज इंटेंडेड फॉर द पीपल ऑफ यूरोप। आप इस क्षेत्र से यहां चले गए हैं तो उनके लिए वो क्या सब कार्य, दे आर रिफ्यूजी। जो जियोग्राफी और समय की बाध्यता थी उसको 1967 के प्रोटोकॉल में हटा दिया। रिफ्यूजी कोई हो सकता है। इट कैन नॉट बी सेड दैट अ पर्सन हु इज फ्लेइंग फ्रॉम म्यांमार ओनली ही इज रिफ्यूजी, नो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या ये कहे कि बस 2019 तक जो लोग है म्यांमार से भागे वही रिफ्यूजी हैं, ये भी ठीक नहीं है। रिफ्यूजी कौन है? जो हम लोगों ने आम शब्दों में अभी व्हाट टाइप ऑफ डेफिनेशन दिया, पर्सन में रिफ्यूजी, अ पर्सन में कॉल्ड रिफ्यूजी इफ ही इज अंडर well founded fear that there is danger in respect of life and his freedom. Danger क्यों होगा? Maybe on the basis of race, maybe on the basis of religion. इसमें कोई भी आधार है, उसको भय है कि हमारा जिंदगी या जीवन और हमारा स्वतंत्रता खतरे में है, तो और इस भय के तहत वो वहां से भागता है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन नेचर है। जहां पे हमें लगेगा मेरा जान नहीं बचेगा तो आदमी वहां पे अपना जान तो देगा नहीं, कहीं ना कहीं शरण ढूंढेगा। अब जब आपने रिफ्यूजी की परिभाषा पिछले सेशन में देख रखा है, मैं हिंदी में कह रहा हूं, काहे? क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उसको तो फिर जो है
रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं होता है। बट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट आई हैव शेयर्ड विद यू 1951 कन्वेंशन इज लिमिटेड इन सेंस ऑफ जियोग्राफी एंड टाइम। आपने जो पिछले बार पढ़ा है पिछले सेशन में उसको आप ध्यान दीजिए दिए होंगे या दीजिए अभी भी, तो वहां पे समय दिया है 1951 से पहले। तो जो टाइम और ज्योग्राफी का लिमिटेशन था वो ठीक नहीं था, उस समय के लिए सही था, क्योंकि जो समस्या थी वर्ल्ड वार, आपके हुए लोग यहां से वहां भागे बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों अपनी फैमिली के लिए। तो उन लोगों द इंस्ट्रूमेंट आर फॉर टाइम ऑफ 1951 कन्वेंशन वी आर डिस्कसिंग दैट वाज इंटेंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम and it was thought and see for many years it was thought refugee problem is a temporary problem, no one was accepting this is permanent problem। अरे भाई हमारा घर है, अगर कोई समस्या है मैं वहां पे भाग के गया तो जब समस्या सॉल्व हो जाएगी तो मैं तो वापस आ जाऊंगा ना। दिस वाज a temporary problem, refugee problem was thought to be earlier one temporary problem, लेकिन आज के समय में क्या हुआ, ये परमानेंट प्रॉब्लम बन चुका है। हम कहीं पे हैं 20 लोगों की हत्याएं कर डाले, इसके बाद क्या हमको होता है फिर माई लाइफ इज इन डेंजर, अब मैं भागू यहां से। सर क्या कोई अपने देश में रिफ्यूजी हो सकता है? आया अपने देश में रिफ्यूजी हो सकता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे ना। When a person is going to cross border of his own country, तब ये रिफ्यूजी होगा। ये आपका टेरिटरी है, आप जिस भी देश के हैं, इसके बाहर आप कब जाएंगे? देयर इज फियर, जब भय हो आपके जीवन और स्वतंत्रता के लिए कि मेरी जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है और मैं अब यहां से भाग रहा हूं, क्यों? बचाने के लिए। कहां जाएंगे? देश के बॉर्डर के बाहर। कहां है? Only on well founded fear। अगर ये ना हो तो आप भागते रहिए, ये आप समझिए रिफ्यूजी नहीं है। आप जब तो यहां पे जाएंगे तो ये तो कोई दूसरा देश है, क्योंकि आप सीधे घुस जाएंगे उसमें, घुस जाएंगे तो क्या होगा? यू हैव वायलेटेड इमिग्रेशन लॉज, यू हैव कमिटेड द wrongful offense of immigration law, you have violated immigration laws। वहां पे आपको पनिशमेंट होगा। भाई आपका घर है, मुझे अगर मैं जहां पे हूं या जिस घर में हूं कोई समस्या है तो मैं आपके घर में घुस जाऊंगा सीधे? ऐसे तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अप्रोच टू यू एंड टेक परमिशन फ्रॉम योर साइड। आपसे मैं परमिशन, भाई साहब हमारा जान खतरे में है, हमें बचा लीजिए। अब डिपेंड करेगा आप पे कि आप अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। ऋषि थे, ध्यान बैठे थे, आदमी दौड़ते हुए आया, बाबा हमको बचा लीजिए बचा लीजिए। उनको ध्यान का क्या हुआ? मैं एक जगह जो है चोरी किया था और चोरी करने के बाद मैं भागा वहां से, गांव वाले सब दौड़ा लिए, मैंने उनका सामान भी फेंक दिया, जो चोरी किया था मैंने सामान भी फेंक दिया, फिर वो दौड़ा रहे जान मारने के लिए, आप हमें बचा लीजिए। ऋषि ने पूछा क्या आपने सही में चोरी किया था? हाँ मैंने चोरी तो कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि जब चोरी किया तो मैं क्यों बचाऊं तुम्हें, तो भागे यहां से। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुनि सुनिए मेरी बात। ऋषि ने कहा कि हाँ बताइए, कब पता चला कि ये चोर है? अभी अभी जस्ट यही कहा। आकाशवाणी ने कहा कि जिस दिन जन्म हुआ था मैं उसी दिन जानता था कि चोर है ये, बावजूद इसको मैंने बचाया। आप बचाइए इसको ना। भगवान ने कहा कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मुझे पता था कि ये चोर होगा। जन्म लिया ना, इतना दिन पला बढ़ा, आप बचाइए। दिस इज मोरालिटी, द थिंग्स। अगर a person is approaching to you, undoubtedly what type of capacity you have, you will extend to help or to cooperate, ये ethics। बट डर में आप जो है ना पूरा दरवाजे खोल दीजिए, सबके लिए तो संभव है नहीं ना।
तो क्या हुआ, जो आपका सॉवरेन है दैट हैड टू डिसाइड कि इनको अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो जब आप अपना घर छोड़ के भागेंगे, अपना देश छोड़ के भागेंगे, तो क्या कहेंगे, भाई हमें शरण दो, यू आर असाइलम सीकर। आप जाके अगर आपके घर में या कहीं पे भी समस्या हुआ, किसी घर में आप जाते हो, कहते भैया हमको शरण दे दो, नहीं, वो आपका अधिकार नहीं है। आप शरण मांग रहे हैं, अगर वो शरण देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, बात खत्म। अगर शरण दे दिया, he will be termed as refugee। रिफ्यूजी से पहले क्या होता है, असाइलम सीकर। रिफ्यूजी कब होंगे, जब आपने लीगली मांगा वहां पे शरण, वो आपको शरण दे दिया, तब बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे क्लेम की बात आ जाएगी। अगर आप असाइलम सीकर हैं और वो शरण नहीं दिया, नहीं माना आपको, यू हैव नो सच, यू हैव नो राइट। घर आपका है, मैं दौड़ के जाऊं भैया मैं बचा लो, कोई आप ऑब्लिगेशन में थोड़े हैं। लेकिन अगर आपने हमें शरण दे दिया, तो फिर अब ये कहेंगे शरण तो दिया है, तुमको बाथरूम नहीं जाने दूंगा, तुमको मैं खाना नहीं दूंगा, ऑब्लिगेशन आपके पास है। Like that, if there is well-founded danger, and on the basis of that person, then he flees from that place to another place, which is another country. At that juncture, first of all, he will ask for asylum, और अगर वो asylum उसको मिल जाता है, तो वो जो है रिफ्यूजी हो गया। इसी के साथ अब दूसरी समस्या आ गई। अब ये आपके पीपीटी वाले में है, वो देख रहे होंगे आप उसको। Here, three terms are there on this board. IDP, internally displaced person, internally displaced person और migrants। रिफ्यूजी तो आपको समझ में आ गया ना। रिफ्यूजी एक ऐसा व्यक्ति है जो वेल फाउंडेड फियर के आधार पे कि उसका लाइफ और फ्रीडम डेंजर में है, वो अपने देश को छोड़ के कहीं दूसरे देश में शरण ले लेता है, वो रिफ्यूजी है। हम जब आईडीपी की बात करते हैं, आप एक बार नेक्स्ट स्लाइड को देख लीजिए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, कहीं पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, डिजास्टर है, कोई समस्या है, वो आदमी एक देश में बने रहकर यहां से लेकर यहां चला जाता है। इज इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। द टर्म इन इटसेल्फ indicates that he is not going to cross the border of that respective country. Internally displaced person माने जो बॉर्डर है वो बॉर्डर के बाहर नहीं जाता है, नहीं, वो देश में ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, भूकंप आ गया, पूरा तहस नहस हो गया, हम यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, भोपाल चले जाएंगे। वहां पे भी तो सेफगार्ड चाहिए ना। यहाँ पे हमारा घर द्वार सब है, खेती बाड़ी सब थी, बर्बाद हो गया, जीने के लिए कुछ चीजें, तो what type of safeguards are there? Undoubtedly that is different from refugee. If we are in our own country, we are not refugee. आपका यही समझ है ना। अगर हम अपने देश के राज्य क्षेत्र में हैं, अगर हम भारतीय हैं, भारत में हैं, तो हम रिफ्यूजी नहीं हैं, आईडीपी में भी। जब कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, दंगा हो गया, कश्मीर में हाँ, तो वो लोग जो है रिफ्यूजी नहीं है। हाँ, वो
आईडी माने चूंकि वो कहां गए, वहां से दिल्ली गए, दिल्ली तो भारत का ही अंग है ना, या जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ये तो हमारा अभिन्न अंग है। किसी को स्पेशल दर्जा दे देने का यह कतई नहीं है कि वो हमारा भाग नहीं है। स्पेशल दर्जा तो बहुत लोगों को दिया गया है, तो क्या इसका अर्थ है कि वो जो हमारे देश के भाग ही नहीं, ऐसा नहीं। वैसे सर अभी तक यहाँ का जो कानून होता है वो लागू नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल स्टेटस है बीइंग गिवन। मान लीजिए आप कहीं पे हैं, अपने घर की बात करिए, अगर 4 भाई हैं, माँ बाप ने आपके एक भाई को स्पेशल स्टेटस दे दिया है, डज नॉट मीन ही इज बियॉन्ड दैट फैमिली, वो हमारा ही भाग है। केवल जम्मू कश्मीर को ही नहीं, सिक्किम को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल दर्जा दिया गया है। बहुत सारे ग्राउंड सोर्स होते हैं ना, तो इसका ये तो अर्थ नहीं है ना कि जैसे अगर आप जो है 15(3) को आप देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉ जो है वीमेन और चिल्ड्रन के फेवर में स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं। तो ये तो अर्थ नहीं ना है कि वो हमसे बाहर चले गए, नहीं, दैट वाज इंटेंडेड टू सेफगार्ड देयर एग्जिस्टेंस। अगर कोई समस्या है, हमने उनको स्पेशली ट्रीट किया, तो ये कतई अपना, हाँ ये था कि उसका जो है लोगों ने गलत अर्थ लगाया। और आपको याद हुआ, आप लोगों को मुफ्त क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती कहती थी कि 370 क्या है, बम है, और छुएंगे तो फट जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कि 370 कोई छुए ना, आज की गवर्नमेंट ने छुआ ही नहीं, बर्बाद कर दिया, 370 खत्म। अब कहां बम फटा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, धमकियां थी। और माने यूनिक चीज ये कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी होती है। मैं दिन आप लोगों से कह रहा था कि जो सामर्थ्यवान है उस वो गलत लाभ करता है, उसको कोई नहीं करता है। अमेरिका परमाणु बम गिरा, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, और वही इनिशिएटिव लिया काहे के लिए, ह्यूमन राइट्स की। गजब का चीज है भाई, कितने लोगों को मार डाला, आज तक उसके इफेक्ट है। भारत ने 370 का रिमूवल किया, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया। क्या चाहिए, आए वो लोग बाहर से देखने, फॉर व्हाट एक्सटेंट द ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, और हम लोग जस्टिफाई कर, और क्या मामला है, हमारा इंटरनल मामला है। गजब का चीज, हमारे इंटरनल मामले में भी वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या समस्या है, हमारा घर है, मैं क्या करूंगा, वर्ल्ड से क्या मतलब है। दूसरा चीज, ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन है ही नहीं, था ही नहीं, लेकिन ये ड्रामा था। और इसमें बहुत आपके जो है हेल्प कर रहे थे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं आपके, ये लोग जो है व्याकुल थे वहां पे क्या करने के लिए, भी चीज गजब की स्थिति है। नो वन इज थिंकिंग फॉर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। और ये तो जैसे मैंने क्या होता है, मैंने आत्मदाह वाली स्थिति है। भारत में हम रहेंगे, लेकिन हम इसको बर्बाद करने के लिए सोचते हैं। भाई जो आईडीपी होता है वो अपने देश का बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है, वो अपने देश में ही बने रहता है, एक जगह से दूसरे जगह किसी समस्या को लेकर डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक, माइग्रेंट्स जो होते हैं ये देयर इज नो सच टाइप ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लिमिटेशन, नहीं आपको इसके बाहर जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है। आप जो है बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं, आप पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो उनके इमिग्रेशन लॉ का कंप्लायंस कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो फिर इलीगल माइग्रेंट्स आप कह रहे हैं। हम पढ़ाई के लिए अमेरिका जा सकते हैं,
माइग्रेशन हुआ है, पढ़ाई के लिए। मैं जाऊंगा, पढ़ के आऊंगा, या फिर मैं वहीं रह जाऊंगा, काम करने लगूंगा। या तो माने जो माइग्रेशन है दैट इज ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, वर्क के लिए, शिक्षा के लिए, फैमिली रीयूनियन के लिए। ऐसा हो सकता है कि मेरे घर के सारे लोग कहाँ हैं, अमेरिका में हैं, मैं भी वहीं चले जाऊं। माइग्रेशन हुआ है, जब मैं जाऊंगा अमेरिका, वीजा पासपोर्ट सारी जो है फॉर्मेलिटी मैं करके जाऊंगा। अगर करके नहीं जाता हूं तो वो क्या होगा, इलीगल। तो जो 3 टर्म हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, रिफ्यूजी, एडिमी एंड माइग्रेंट, मैं आपको बताऊं त्रिपुरा स्टेट है, अभी पता है ना, वहां पे बांग्लादेश का सीमा है। अभी की क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, 2009-10 की मैं बात बता रहा हूं, उधर मैं सर्विस में था। मॉर्निंग में बॉर्डर से बांग्लादेश के लोग आते हैं, अगर तक काउंट होता है ना 10 लोग, और वो दो नॉट लीगल, बट दिस वाज प्रैक्टिस इन दोज डेज। वहां पे जो लोग बॉर्डर पे लोग हैं, वो लोग जो है काउंट कर रहे हैं, कितने लोग आए, 50 आए, दिन भर यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली रिलेशनशिप है वहां के लोगों का, बांग्लादेश के लोगों से, वो आएंगे यहाँ पे दिन भर काम करेंगे, 50 और 500 जो भी पैसा कमाए, फिर शाम को वापस 50 आए, शाम तक 50 जाए वापस। कहीं कहीं पे मान लीजिए 2 that is not in tune with law, but there was in those days it was practice। जितने बांग्लादेश से लोग आते थे, अगर तालाब में दिन भर काम करेंगे, कहीं रिक्शा चलाएगा, बोरी उठाएगा, मतलब कुछ ना कुछ काम करता है, जो पैसा पाएगा शाम को वापस घर जाता है। तो कहीं माने ये तो जो है विधिक तो था नहीं, क्योंकि आप जो है जब दूसरे देश से आएंगे तो आपको जो है क्या बनाना पड़ेगा, पहले पासपोर्ट दिए जाते हैं, thereafter you have to attempt for visa, मिलेगा तो जाइए, नहीं जाइए, जैसे बहुत सारे हैं लोग। सेम प्रैक्टिस नेपाल में भी ऐसे लोग आते हैं और हाँ, जैसे आपकी वो क्या नाम है, जैकलिन फर्नांडिस, न्यूज में आ रही है ना, श्रीलंका की है, भारत आई है, काम कर रही है यहाँ पे। तो वो जो है अपना सारे जो लॉज हैं उसके कंप्लायंस में है, वो जो है काम करने के वीजा पे आई है कि विजिट करने के वीजा पे आई है। अगर विजिट करने के वीजा पे आई है तो उसको काम करने नहीं दिया जा सकता है। व्हाट टाइप ऑफ स्पेसिफिक पर्पसेस जो आपके हैं, यू हैव टू इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट एंड देन गवर्नमेंट विल डिसाइड कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है। अलाउ अगर कर रहे हैं करेंगे काम, नहीं अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। जैसे हम लोग अमेरिका जाते हैं तो कई किस्म की चीजें हो सकती है। आई मे थिंक फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन, आई मे थिंक फॉर वर्क, आई मे गो ओनली फॉर विजिट। ऐसा तो हो सकता है ना भाई, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही उद्देश्य है। आप अपने उद्देश्य को बताइए, सरकार जो रेस्पेक्टिव सरकार है वो डिसाइड करेगी आपको अलाउ करती है ठीक है नहीं करती। तो जो हम लोगों ने 3 कैटेगरियां देखा है, रिफ्यूजी, आईडीपी और माइग्रेंट का, इसको ध्यान में रखिएगा। वी आर माइंडेड अगेन, वी आर होली कंसंट्रेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्यूजी। हमारा और जो है इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज टोटली रिलेटेड विद रिफ्यूजी सेक्टर। अब क्या हुआ, जब एक आदमी अप्रोच किया दूसरे देश के लिए, ही रिक्वेस्टिंग था असाइलम, हमें शरण दे दीजिए। अथॉरिटी अगर बिना इन्फॉर्म किए घुस गए अपराध है, और जब आप घुसने का कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए भाई हमारी ये समस्याएं हैं, वो रिस्पेक्टिव कंट्री आपका नोट करेगा या जो भी फॉर्मेलिटी है वो करेगा उसको। इसके बाद आपको अगर रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया तो बहुत सारे राइट्स आपके
बहुत सारे क्लेम आपके इवाल्व हो जाएंगे। और अगर इनकार कर दिया तो आप कहीं और मूव करिए, या आपको जो करना है आप करिए। जैसे अगर आपको याद हो म्यांमार में जब समस्या बढ़ी, वो लोग अप्रोच किए भारत को, भारत ने इनकार कर दिया, नहीं ये कोई धर्म स्थल है, जिसका मन करेगा सभी लोग यहीं पे आ जाएंगे। वो लोग कहाँ मूव कर गए? बांग्लादेश और मालदीव, वहां पे रह रहे हैं वो। रिफ्यूजी का स्टेटस उन्होंने दिया। अब उनकी अपनी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी ऐसा हो सकती है। रिफ्यूजी का स्टेटस किस आधार पे दिया, या उन लोगों को किस आधार पे एक्सेप्ट किया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मालदीव गए ये लोग, उन लोगों ने उसके आधार पे एक्सेप्ट कर लिया, करें वो समझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो बॉर्डर क्रॉस करता है असाइलम सीकर है, और दिस इज फुल्ली, मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं शुरुआत में हमने आपको सॉवरेन जो एंटिटी है उसके जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सा डील किया, इसलिए कि आपको ये दिमाग में रहे कि ये कोई भी सॉवरेन या कोई भी देश किसी को रिफ्यूजी का दर्जा देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे दे चाहे न दे, ये उसका होल डिस्क्रिप्शन है। और ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं म्यांमार में शरणार्थी को यहाँ कायदे तो भाई, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, हम देंगे नहीं देंगे, हम बने भारत ना। इसी तरह अगर आप कहें पैरेलली इंटरनेशनल लेवल पे जो UNHCR है, ये भी हर देश में अपने ऑफिस खोल रखा है तो सर्टेनिटी टू हेल्प द रिफ्यूजी। वो हर जगह उनके ऑफिस ही है, वो लोग रिफ्यूजी हैं उनको अप्रोच करते हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, सरकारों से तालमेल करते हैं, भाई उनको दीजिए समस्या है इनके यहाँ देश में। तो ये सब UNHCR करता है। और आज के डेट में अगर आप कहिए तो 26.4 मिलियन पीपुल आर रिफ्यूजी इन द होल वर्ल्ड। डेटा आपको ये जो है स्लाइड नंबर आई थिंक इन 8 नंबर पे जो डेटा है, आप इफ यू आर थिंकिंग फिट यू मे हैव वन डॉक्यूमेंट इज आल्सो देयर, यू मे क्लिक द लिंक एंड दैट विल बी ओपन। आपको जो स्लाइड में मैंने लिंक भेजा हुआ है, एट ए ग्लांस क्या है स्थिति, यू में आप माने अपने घर पे करेंगे तो शायद जो चीजों को और अच्छा रहेगा। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट। इसको सामान्य भाषा में आप कहते हैं कि आप किसी को वापस ना करिए। रिफॉर्मेंट रिटर्न। इफ अ पर्सन इज अप्रोचिंग टू यू, आप जो है कोशिश करें। क्यों? क्योंकि देखिए सामान्य स्थिति तो ये है, कोई अपना घर या कोई जगह तो छोड़ना नहीं चाहता है, सामान्य परिस्थितियों में कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो वो जो है मार दिया जाएगा या हिज लाइफ और फ्रीडम इज इन डेंजर, उसी लिए वो बेचारा सोचता है तो अपने साथ में लेके क्या करते हैं, थोड़ा कुछ सामान लेके चल सकते हैं। कोई अपना घर तो उठा के जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत सामान लेके भागा वहां से, कहाँ है? अपना और अपने फैमिली का या अपनी कम्युनिटी का जीवन बचाने के लिए। तो अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, अभी तो मैं वो ऋषि वाला सुनाया ना, दिस इज इथिकल दैट इफ एनी पर्सन इज अप्रोचिंग टू यू एंड इज रिक्वेस्टिंग फॉर योर हेल्प कोऑपरेशन, तो ये नेचुरल है कि लोग दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे जो है थियरी ऐसे भी हैं कि बहुत बढ़िया है चीज, बांग्लादेश में हम खाने पीना मर रहे हैं, घुस जाए इंडिया में। अभी मैंने आपको साइड किया था, दिन भर आएगा, अगरतला में काम करेगा, फिर शाम को वापस। दे आर अप्रोचिंग इंडिया व्हाई? ओनली फॉर मनी, इसके अलावा कुछ नहीं मतलब है। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट क्या कर रहा है? अगर कोई अप्रोच कर रहा है तो आप उसको क्यों? क्योंकि अगर आप उसको वापस दे दिए तो फिर मार दिया जाएगा, या जो उसको फियर था। जैसे आपके यहाँ अभी हम लोग इंटरनेशनल चीजों को नहीं देखे हैं, मैं घटना बताता हूँ। इराक के 2 लोग भाग के इंडिया आ गए थे, इराक से।
इराक में मैंडेट था कि हर घर से क्या करना है, सेना में आपको जाना है। वो लोग कहे कि हम लोग नहीं जाएंगे। भारत आए, भारत में धरा गए, पकड़ा गए, जेल चले गए, क्योंकि ना तो वीजा है ना पासपोर्ट है, माने यू हैव वायलेटेड द इमिग्रेशन बाय दे अपोज टू यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर के थ्रू वो जो है आपके सुप्रीम कोर्ट तक गए। एटीट्यूड क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही थी, उनके इराकी जो यहाँ पे दूतावास था उसको उन्होंने संपर्क करके बता दिया और इन लोगों को भेजी इराक। वो लोग कह रहा था कि नहीं हमको मत भेजिए, नहीं तो वहां पे व्हाट वाज फियर था कि अगर मैं सेना में नहीं ज्वाइन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा ना। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूएनएचसीआर को कि ठीक है, अगर ये नहीं जाना चाहते हैं वहां पे कोई बात नहीं, कोई थर्ड ऑप्शन आप ढूंढिए इंडिया के अलावा, ये जाना चाहे हम ही पढ़े क्यों नहीं भाई। इराकी अगर वो जो है वो अपने देश नहीं जाना ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, this principle is saying you have not to return them to that refugee in his or her country of origin, जहां का है वो वहां पे। और बाद में तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21, अभी हम लोग आएंगे उसमें ना। सो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखिए, द फर्स्ट है आपको याद हो लीग ऑफ नेशंस जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ, और वो माने क्या क्या कहा जाता है कि लीग ऑफ माने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जितना नुकसान हुआ, लीग ऑफ नेशंस वाज थॉट टू हैव पीस इन वर्ल्ड कम्युनिटी। लेकिन वो कहां तक हुआ ये आपके सामने है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने देख रखा है। हाँ, तो ये जो है कहां तक सफल रहा, एवरीवन इज नोइंग दिस फैक्ट, बट वी हैव टू सी लीग ऑफ नेशंस ने 1921 में हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी को इस्टेब्लिश किया, और इंटेंशन था क्या, रिफ्यूजी के लिए हेल्प एक्सटेंड करना। रेस्पेक्टिव कंट्री से अगर एक देश से दूसरा व्यक्ति कहीं दूसरे देश में चला गया है तो उसको मिनिमम जो जीने के लिए चीजें चाहिए था, उन देशों से संपर्क करके बात करके उनको मिनिमम चीजों को देना चाहिए। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, यूनाइटेड नेशंस आपका अस्तित्व में आ गया। फर्स्ट रिस्पॉन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्यूजी व्हाट वाज इनिशिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, दैट वाज IRO, International Refugee Organization, that was established as a special agency in 1946, और इसने भी कोशिश किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग जो है रिफ्यूजी थे उनको मिनिमम चीजें एक्सटेंड की जा सके, मिनिमम सेफगार्ड दी जा सके। बाद में हुआ कि दैट हैड टू बी रिप्लेस्ड विद दिस 1951 कन्वेंशन, और 1952 में वो जो है जो IRO था वो तरमीम कर दिया गया। देन अगर आपको याद हो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 मेंशन कर रहा है कि हर एक व्यक्ति को दूसरे देशों में असाइलम सीख करने का अधिकार है। और then it was established in form of UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, or this is known as successor of IRO, or we can say IRO was predecessor of this UNHCR, और UNHCR जो है आपकी आज के डेट में यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी है, और बहुत सारे चीजों को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम ग्लोबल समस्या है, एंड अर्लियर इट वाज थॉट इट इज टेम्पोररी प्रॉब्लम। UNHCR आपका जो है 1950 के बाद से ये काम
कर रहा है, उन दिनों क्या सोच रहा था, ये जो है टेम्पोररी समस्या है। 2003 में इसको परमानेंट स्टेटस दे दिया गया। इट हैड टू फंक्शन कब तक, जब तक रिफ्यूजी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 2003 में जो है आपके यूएनएचसीआर के लिए यूनाइटेड नेशंस ने मूव किया और उसके तहत कहा गया कि अब जो टेम्पोररी था, इट हैड टू फंक्शन लाइक परमानेंट कब तक, जब तक रिफ्यूजी प्रॉब्लम सॉल्व न हो जाए। और इसी तरह जो है जो यूएनएचसीआर है, दिस इज नॉट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना, ये जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों को हेल्प करने के लिए ये संस्था है। इसका काम क्या है, रेस्पेक्टिव कंट्रीज से वो बात करना है, रिफ्यूजीज को जो मिनिमम से व्हाट चाहिए अवेल करना है और कैसे उनका तालमेल हो, ये सारी चीजें यूएनएचसीआर देखती है। अगर आप यूएनएचसीआर के रोल को देखिए, जो इनके कैंप होते हैं, कैंप में मिनिमम चीजें अवेल की जाती है। देखिए ऐसा तो है नहीं, रिफ्यूजी है तो अब आके वो जो है विश्वविद्यालय में घूमेगा, देयर विल बी वन पर्टिकुलर एरिया, तो वो यूएनएचसीआर और रेस्पेक्टिव कंट्री के तालमेल से एक जोन बना दिया जाएगा। यूएनएचसीआर भी रेस्पेक्टिव कंट्री से हेल्प लेती है, लोगों को जो मिनिमम चीजें लाइक इफ यू सी शेल्टर ना, रहने की चीजें उनको देना है। इसी तरह इमरजेंसी के लिए जो उनका तबीयत खराब हो जाए, जो मिनिमम चीजें चाहिए वो देना है, लाइक वाटर एंड सैनिटेशन। जीवन के बहुत आवश्यकताओं में पानी है सबसे ऊपर ना, पानी तो पीना ही है, साफ सफाई हो, इसी तरह फूड भी हो, मिनिमम चीजों में तो भाई खाना नहीं रहेगा तो कैसे होगा। इसी तरह हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग भी है। इसी तरह आपके रजिस्ट्रेशन एंड लीगल एड भी है। मान लीजिए अगर रेस्पेक्टिव स्टेट इज अटेम्प्टिंग टू रिटर्न द रेस्पेक्टिव रिफ्यूजी, तो क्या होगा, यूएनएचसीआर वहां पे अगर जो है जाना है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाना है, लीगल एड भी देती है कि उसको भेजा जाए न भेजा जाए, जो भी चीजें। इसी तरह 1951 का कन्वेंशन और 1967 का जो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा था, क्या कर रहे थे, द 1951 कन्वेंशन वाज ज्योग्राफिकल एंड टाइम बेस्ड, limitation was there, which was removed by 1967 प्रोटोकॉल। और अगर ऐसे कहिए तो जो कन्वेंशन है इसमें आपके 46 आर्टिकल्स हैं, प्रोटोकॉल में 11 आर्टिकल्स हैं, और होल अटेम्प्ट है कि कोई भी रिफ्यूजी, होल अटेम्प्ट ऑफ हीज ऑल एक्टिविटीज इज व्हाट, देयर शुड नॉट बी any such type of platform where the refugees are penalized. उनको कहीं से कोई कष्ट ना हो, दंड न मिले, कहीं एक्सटर्शन ना हो, या फिर उनको रिफाउंड ना हो, रिटर्न उनके देश जो है भेजा ना जाए। और it has been thought that every refugee must enjoy what type of minimum rights or claims are there, वो उनको मिलना चाहिए। और आज के भी डेट में आपको माने कॉमन नॉलेज को अवेयर करने के लिए रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्यूजीज 20 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, एंड दिस वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द ईयर 2001 से। कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछ दिए जाते हैं कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये किस साल से स्टार्ट हुआ, 2001 से हुआ था। और 2021 का जो आपका रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट हुआ था, उसका थीम था पावर ऑफ इंक्लूजन। एट इंटरनेशनल लेवल व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वी डिस्कस्ड, 1951 कन्वेंशन एंड 1967 प्रोटोकॉल, वी बोथ have dealt a lot of claims, rights and interests which are thought to be given to the refugees. At the same time, if you see, India is not party of
दी बोथ इंस्ट्रूमेंट्स। भारत इन दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसका पक्षकार नहीं है। जब पक्षकार नहीं है तो क्या हुआ? 2009 हमारे लिए ये जो दोनों अभी हम लोगों ने लॉ देखे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि हम उसके पार्टी नहीं। हमारा तो कॉन्सेप्ट क्या रहा है? हमारा कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा धरती ही हमारा परिवार है। और अभी तो मैंने आपको सुनाया, भगवान ने आकाशवाणी की, गलत कर रखा है बीवी से बचाओ। तो हमारा तो ये कल्चर है, कल्चरल विजन है। हमारे यहाँ जब जब किसी दूसरे को आवश्यकता पड़ी है, हमारा संस्कार है, संस्कृति है, अगर किसी को आवश्यकता हमारी है, all the time Indians have extended their help, cooperation, etc. कभी भी किसी को आवश्यकता पड़ी हो, लोग कभी नहीं पीछे भागे हैं, चाहे वो चकमाच हो, चाहे आपके अफगानी हो, चाहे किसी भी देश के हों लोग, अगर वो आए हैं भारत में तो अनडाउटली हमने उनको हेल्प एक्सटेंड कर रखा है। लेकिन अगर रिफ्यूजी स्टेटस में आप नहीं आते हैं तो फॉरेनर्स एक्ट है आपका, आप माने भारत का, अनडाउटली दे आर बी पेनलाइज्ड, पनिश्ड। अगर आप हमारे लॉज का वायलेशन करके आएंगे, बहुत सारे केसेज हैं। अगर आपको याद हो, एनआरसी होता है ना असम में, बहुत सारे लोग जो है जेल में, बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि दे फेल्ड टू सब्सटेंशिएट देयर ओन ट्रूथ। If I am Indian, there was requirement, ये जो है सरकार ने कहा था कि आप अपनी चीजों को सब्सटेंशिएट कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए गए। और हाँ, अब ये बिल्कुल सही है कि कुछ समस्याएं उस सिस्टम में है, करप्शन भी उसमें एक मामला था। अगर आपने पैसा दे दिया या कहीं से कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसको ओके कर दिया, जिसने पैसा नहीं दिया तो उसको भी सरकार जो है समय के अनुसार ठीक कर लेगी। एंड अनडाउटली द पीपल विल बी आइडेंटिफाइड हु आर नॉट आवर ओन कंट्री और हु आर नॉट फ्रॉम दिस कंट्री ना। तो देयर आर टू केसेज, समय है अभी ना, देयर आर टू केसेज। मैं ये कह रहा हूं, हम लोग ये दोनों इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के पक्षकार नहीं है, हम पे ये बाध्यकारी नहीं है। बावजूद इसके हम लोगों ने हर वक्त सबको हेल्प कर रखा है, हमारा कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं था, फिर भी हमने सबको हेल्प किया है। तो फर्स्ट केस इफ यू सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया versus Ram Narayan. In this case, the Supreme Court said the power of the government in India to expel foreigners is absolute and unlimited, and there is no provision in India filtering this discretion. जो मैं आपको शुरुआत में कह रहा था, शुरुआत में मैं कहा कि जब जो है हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, कोई वहां पे कोई माने कोई आउटर एजेंसी नहीं है जो हमारे पावर को कंट्रोल कर सके। जो चीजें मैं आपको कहा वही इस केस में भी कहा गया क्या कि भारत सरकार किसी से बाध्य नहीं है, डिस्क्रिशन है इसका, और वो डिस्क्रिशन क्या है? एब्सोल्यूट है, फिटर नहीं है, वो किसी चीजों से बाधा नहीं है। अगर चाह रहा है तो कर सकता है, नहीं चाह रहा है, अगर भारत सरकार नहीं चाहती है तो नहीं करेगी, और आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपका ये डिस्क्रिशन क्या है। नेक्स्ट केस वाज लुइस डे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फॉरेनर्स इज कन्फाइंड टू आर्टिकल 21 फॉर लाइफ एंड लिबर्टी एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन दिस कंट्री, जैसा 91E में दिया गया है। जैसे अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लिख कर रखा है
कि कुछ फंडामेंटल राइट केवल भारत के नागरिकों के लिए है। इसका ये अर्थ नहीं है रिफ्यूजी कोई है तो वो जो मन करेगा वो सो करते रहेगा। जो अनडाउटली हमारा तो भारतीय संविधान इतना उदार विचार वाला है, दूसरे लोगों को इतने राइट दिए गए हैं, आखिर उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग तो इतने लिबरल हैं कि आप किसी भी देश के रहिए, हमारे टेरिटरी में आपके साथ समता का अधिकार होगा, आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। या 2-3 केवल छोड़ दीजिए तो सारे फंडामेंटल राइट्स हर व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, बट इट डज नॉट मीन what type of rights are given in Article 21 that extends to reside in any part of India? ऐसे नहीं है। अदरवाइज नागरिक और गैर नागरिक में फिर अंतर क्या रह जाएगा? तो भारतीय संविधान जो अधिकार हमें दे रहा है, रिफ्यूजी को भी वही है। अगर रिफ्यूजी का स्टेटस मिल गया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जितने राइट हैं सबको, क्यों? क्योंकि आप यहाँ के नागरिक नहीं है। जो राइट्स केवल नागरिकों के लिए सीमित है वो आपको उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है। NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल, इस केस में हुआ ये कि जो चकमा थे, जो ईस्ट पाकिस्तान आज का आपका बांग्लादेश है, यहां से इन लोगों ने भाग के आगे नॉर्थ ईस्ट में चकमा है ये लोग ना, और वही था देयर इज डेंजर ऑफ लाइफ। भाग के आए, यहाँ पे रहने लगे, लोगों ने शरण दिया। पर्टिकुलरली दे एट द फर्स्ट टाइम दे इंटर्ड इन असम एंड त्रिपुरा में, क्योंकि वो बांग्लादेश का बॉर्डर है ना। करीमगंज साइड जो आपका असम है, वहाँ पे एकदम, मैंने आप लोग कभी नहीं गए होंगे, मैं तो हमेशा उधर रहा हूँ। तो ये जो है सड़क से ऐसे जा रहे हैं, उधर बांग्लादेश से, इधर हम हैं। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव साइंटिफिकली ना, माओलिनांग, दैट इज मेघालय। हम लोग गए थे, हम लोग ऊपर थे हिल्स पे और नीचे दिख रहा था बांग्लादेश। हम लोग वहां पे नेहरू शिलांग से ओरिएंटेशन कोर्स कर रहे थे उन दिनों। तो ओरिएंटेशन कोर्स का एक पार्ट होता है, आप लोग भी करेंगे ओरिएंटेशन कोर्स, जो है अपने प्रमोशन के लिए, पार्टिकुलरली जब जो है आप रेगुलर अपॉइंटमेंट होते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल है तो वहाँ पे तो बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो प्रमोशन का तो शायद कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जैसे जब जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है तो अराउंड 6,000 to 7,000 जाने के लिए आपको एक ओरिएंटेशन चाहिए, फिर जो है रिफ्रेशर चाहिए ना। तो हम लोग जब टीचर होते हैं तो डोरी आपको ये चीजें करनी होती है। तो हम लोग 2012 में, मैं असम में था तो वहाँ गए थे, तो हम लोगों ने देखा, वैसे तो मैं करीमगंज साइड में त्रिपुरा में तालाब में आमने सामने वो था ही, लेकिन जो माओलिनांग वाला चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हम लोग हिल के ऊपर थे, नीचे दिख रहा था कि बांग्लादेश में लोग खेती कर रहे हैं, बहुत नीचे थे वो लोग, और पूरा इंडिया का पानी उधर गिर रहा था। तो माने जब ये जो है चकमा वहां से भाग के आए, त्रिपुरा और असम में इन लोगों ने अपना बसेरा किया। लेटर दे मूव फॉर अरुणाचल also, और अरुणाचल में जब जो है, चूंकि ये तो नेचुरल होता है ना, कोई बाहरी आया है तो लोकल लोगों के हित में टकराते हैं, तो ये सब समस्या हुई। एंड फाइनली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपोज टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32 के तहत NHRC ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया और
सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL में अरुणाचल को आदेश दिया कि आप जो है जो लोग चकमा है उनके जिंदगी को बचाने के लिए व्हाट टाइप ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज देयर वो शुड बी सेफगार्डेड, तो आपको उनका टेक केयर करना है ना। तो अगर माने वही हम लोग जो चीजें कह रहे थे कि भारत तो हमेशा सबको अपना हेल्प कर रखा है। तो नेक्स्ट केस रेर अब्बास हबीब अल कुताफिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वही जो केस मैं आपको कह रहा था इराक वाला, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था ना, इराक के 2 लोग थे और जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत ये मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफॉर्मेंट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अगर वो नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भय है कि उनका लाइफ जो है डेंजर में हो जाएगा, तो आप वहां पे ना भेज के आप किसी थर्ड ऑप्शन को ढूंढिए, आप ये लोग जहां पे जाना चाहें या जहां पे इनके जिंदगी बच सकते हैं। लाइक दैट डोंग क्लियान खाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट जो है के समक्ष म्यांमार रिजीम के 2 लोग थे, नांगलियान खाम और जेल खान माम, और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनको डिपोर्ट न करिए, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है आप जो है इट वाज थॉट दैट व्हाट टाइप ऑफ फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज देयर ही हैड टू एक्सप्लोर थर्ड ऑप्शन, वो देखें उसको। It was in respect of our what type of safeguards are there to refugees in India. We discussed what type of international instruments are there, but at the same time we discussed India is not party of those instruments, so we can say those are not more helpful for them. But at the same time, if we see the philosophy of our Indian culture, we found that more than those international instruments we have done. भारत जो है हमेशा से न्याय दे रहा है, शांति दे रहा है, और यही नहीं कि हमारा कल्चर है कि लोगों को जब किसी ने हेल्प मांगा है, सहायता मांगी है, भारत ने खुले दिल से सबको सहायता दिया है। अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान जो एक वेल स्टेब्लिश सरकार को उखाड़ फेंका और वहां के आतंकवादी वहां जो है सरकार में है, जब उन्होंने मांगा भारत से सहयोग, भारत अपना गेहूं भेजा है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी। अदरवाइज उन्होंने तो खुद जो है वो आतंकवादियों का ग्रुप है, बावजूद इसके भारत उनको अपना हेल्प एक्सटेंड कर रहा है। ऐसा आप देश कहीं नहीं पाएंगे, और यही है आपका इसेंस ऑफ हिंदुइज्म कि कहीं पे भी अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो कोई ये नहीं सोचता है कि हमारा दुश्मन है क्या है, कैसे नहीं चाहिए, हेल्प चाहिए, मैं उसको ड्यूटी ओरिएंटेड, ड्यूटी फॉर व्हाट, फॉर ऑल। धर्म माने क्या होता है? ड्यूटी होता है। तो कहीं पे भी अगर किसी को जरूरत पड़ रही है, कहीं पे भी मानवता अगर हमको ये सीख दे रही है, पढ़ा रही है, नहीं यू हैव टू डिस्चार्ज सच टाइप ऑफ ड्यूटी, हमेशा आगे आए हैं और आगे आते हैं। अगर आपको कोई इस पे समस्या है पूछिए। बंद कर दीजिए।